नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग ये जो दरोगा जी का बैच चल रहा है यानी यूपीएसआई, उसमें हम लोग हिंदी के कंप्लीट कोर्स को निःशुल्क करवाना चाहते हैं। यानी जिन बच्चों के पास क्लास खरीदने का पैसा नहीं है वो लोग निःशुल्क क्लास पूरी कंप्लीट हमारे चैनल पर हिंदी की पढ़ सकते हैं। हिंदी के अलावा और भी विषय का हम लोगों ने तैयार किया है, हो सकता है कि अन्य विषय भी आपको उपलब्ध हो जाए फ्री में, लेकिन फिलहाल हिंदी की तो अभी हम लोग हिंदी पे तो पूरा फोकस किए ही है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं शब्द भेद की। यानी शब्द जो है वो कई प्रकार के होते हैं, तो उन प्रकारों की हम बात करेंगे कि किस आधार पर हम शब्दों के प्रकार को समझ सकते हैं। तो जैसे जब हम बात कर रहे हैं कि शब्द, तो शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है इस चीज को हमें ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान दो कि जो शब्द है ना, शब्द का निर्माण होता है, और शब्द का निर्माण कैसे होता है, तो वर्ण के मेल से होता है। जब वर्णों का मेल हो जाता है, जब वर्ण का मेल होता है, ठीक है, तो हमारे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब इन वर्णों के मेल की बात करें तो जैसे हमने मिला दिया का प्लस मा प्लस ला, तो हमारा बन गया कमल। यहाँ पर क्या है कि तीन वर्ड हमारे मिले हैं और एक शब्द का निर्माण हुआ है, जो शब्द है आपका कमल। ऐसे ही यदि हम और कोई शब्द लिखे, मान लो हमने लिख दिया खा प्लस टा प्लस, ठीक है, पा, और हमने बना दिया खटप। अब ये कोई शब्द नहीं है। तो वैसे यदि हम मुख्य रूप से देखें तो शब्द दो प्रकार के ही होते हैं। एक होते हैं आपके सार्थक और एक निरर्थक। यानी सार्थक शब्द वो होते हैं क्योंकि जब हम अर्थ करेंगे तो सार्थक सार्थक यानी अर्थ सहित, यानी इनमें क्या होगा कि इनमें अर्थ होगा। और एक आपके होंगे निरर्थक, निरर्थक निर्धन अर्थक, यानी बिना अर्थ वाले, यानी इनका कोई अर्थ ही नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। एक होंगे आपके अर्थ सहित जिनको हम सार्थक के रूप में जानेंगे, एक आपके होंगे निरर्थक यानी बिना अर्थ वाले। तो मुख्य रूप से शब्द दो ही होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन यदि आपसे बनावट के रचना के आधार पर पूछे, ठीक है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे पूछे कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो शब्दों से तीन प्रकार का अर्थ निकलता है, ठीक है। तो ये सब आधार क्या है, और उन आधार को हम एक चार्ट के माध्यम से आसानी से समझेंगे कि अगर किस टाइप का प्रश्न आए और हम उसका आंसर क्या दे सकते हैं। देखो एक चार्ट आप लोग चाहें तो आप लोग भी बना सकते हैं कि शब्द भेद हम एक नजर में देखेंगे कि शब्द भेद में किस आधार पर पूछा जाए तो हमें क्या उत्तर देना है। जैसे देखो सबसे पहले कि शब्द पूछा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। अब निरर्थक का कोई भेद नहीं होता, निरर्थक का कोई भेद नहीं होता क्योंकि निरर्थक यहीं पे खत्म। सार्थक जो होगा वो फिर आगे बढ़ेगा और उस सार्थक के फिर पार्ट होंगे। इस सार्थक में सबसे पहले पहला जो भाग है वो है बनावट के आधार पर, ठीक है, बनावट के आधार पर यानी रचना के आधार पर कितने प्रकार से शब्द बनाए जा सकते हैं वो आपसे बता देगा कि जो बनेंगे ना वो ये है। कौन कौन से बनेंगे, एक रूढ़ बनेगा, एक यौगिक बनेगा, एक योग रूढ़ बनेगा। यानी बनावट के आधार पे पूछते तो आपको क्या बताना है, बनावट के आधार पे या रचना के आधार पे तो आपको बताना है कि तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये क्या होते हैं इसकी हम बात आगे अभी क्लास में करेंगे क्योंकि हम एक एक चीज को कंप्लीटली आपको बताना चाहते हैं। दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, यानी बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर तीन है, और उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो चार प्रकार के हैं। कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, या विदेशी कह दो कोई बात नहीं, एक ही बात है। फिर आता है अर्थ के आधार पर। अब देखो
यहां पर भी कहा था। तो पहले पूछेगा कि शब्द के कितने भेद हैं, तो आप कहोगे 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर यहां पर अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा तो ऑप्शन डिपेंड करेगा कि वो सार्थक और निरर्थक की बात कर रहा है या वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक की बात कर रहा है। ठीक है, ये 3 आधार होते हैं अर्थ के आधार पर। तीन प्रकार से अर्थ आता है। एक तो सीधा सीधा, जिसको हम अभिधा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिधा व्यंजना जो आप पढ़ते हैं कि अर्थ कितने प्रकार का होता है, तो अभिधा व्यंजना और लक्षणा 3 प्रकार से अर्थ आपको मिलता है। तो वही अभिधा इसको कहते हैं, लक्षणा और व्यंजना। तो ये 3 शब्द शक्तियां भी आपने पढ़ी होंगी, वही है ये। आगे विकार के आधार पर पूछेगा, तो एक विकारी और एक अविकारी। तो देखें, हम लोगों ने पढ़ा कि शब्द 2 प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का कोई भेद नहीं है, पर सार्थक के भेद है। पहला रचना या बनावट के आधार पर। तो जब रचना या बनावट के आधार पर देखेंगे तो 3 भेद होंगे। कौन से? एक तो होगा रूढ़, एक होगा यौगिक और एक होगा योग रूढ़। फिर दूसरा हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, तो 4 होंगे। कौन से होंगे उत्पत्ति के? उत्पत्ति व्युत्पत्ति अलग होती है, तो उत्पत्ति के आधार पर कहेंगे तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला अर्थ के आधार पर, तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और विकार के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया। 4 कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों क्या है? विकारी शब्द। और 4 ही हैं अविकारी, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को हम लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो अलग अलग दिए गए हैं शब्द भेद, इनमें से क्वेश्चन इनमें से सबसे आते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, सबसे पहले हम बात करें ये क्या है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो देखो, हम लोग बात करते हैं रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, यानी किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं बचेगा। किए जा सकते, जिनके खंड अगर कर दोगे तो उनका कोई अर्थ नहीं बचेगा। जैसे हमने ले लिया मान लो कल शब्द, और कल शब्द के जब हमने टुकड़े किए तो का और ला अलग अलग हो गया, ना इसका कोई अर्थ बचा ना इसका कोई अर्थ बचा। यानी रूढ़ शब्द जो भी हैं, जिनको रूढ़ कह दो या रूढ़ कह दो, एक ही बात है। तो जो रूढ़ शब्द होंगे उनको क्या करना है, देखना है भी कि उनके टुकड़े करना संभव नहीं है। अगर आप टुकड़े करोगे तो उनका कोई भी अर्थ बचेगा ही नहीं रूढ़ के लिए। फिर यानी इसमें बहुत सारे उदाहरण है, जैसे दिन है, ठीक है, दिन को भी हम टी और प्लस ना करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत सारे शब्द आएंगे, उदाहरण बहुत सारे होंगे जो आप लोग किताब के माध्यम से देख सकते हैं। आगे टेस्ट में भी आपको कराएंगे। मेन चीज आपको समझनी है कि ऐसे शब्द जिनके यदि हम टुकड़े करते हैं तो उन दोनों टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं बचेगा, उनको हम रूढ़ शब्द कहेंगे। फिर आपका आता है यौगिक। यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो क्या खंड करने पर भी वैसे ही रहे, खंड करने पर या जोड़ने पर एक ही अर्थ देते हैं, एक ही अर्थ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि रूढ़ शब्द को हम तोड़ देते थे तो रूढ़ शब्द का दोनों जो टुकड़े होते थे उनका कोई अर्थ ही नहीं बचता था। पर यौगिक में क्या है कि उनको चाहे तोड़ दो चाहे उनको जोड़ दो, उनका अर्थ वही का वही रहेगा। जैसे हमने ले लिया विद्यालय शब्द, विद्यालय। अब विद्यालय शब्द को अलग कर दो
तो विद्या प्लस आलय, ठीक, विद्या प्लस आलय, बात तो वही हुई, विद्या और आलय दो शब्द है और वही मिला करके विद्यालय है, कहीं कोई अंतर नहीं होगा, यानी विद्यालय विद्यालय, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द हमारा है वो शब्द अलग होने के बाद और जुड़ने के बाद एक सा अर्थ ही दे रहा है। जैसे हम विद्यार्थी ले लें, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, ठीक। अब ये जो शब्द यहां पर अर्थ दे रहा है वो यहां पर भी अर्थ दे रहा है, विद्या प्राप्त करने वाला, विद्या चाहने वाला, यहां विद्या का घर, और वही बात है, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब भी यौगिक शब्द हमने पढ़े और रूढ़ शब्द पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, तीसरा, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द क्या होंगे, जब किसी शब्द के टुकड़े करने पर क्या होगा कि जब टुकड़े करोगे तो अर्थ अलग हो जाएगा, खंड करने पर अर्थ अलग होगा, खंड करने पर अर्थ अलग, अगर हमने इसके खंड कर दिए तो अर्थ अलग देगा, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं शब्द दशमान, और जब इसको हम अलग कर देते हैं तो 10 आनन, ठीक। पर जब हम दशानन को लेते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ होता है रावण। तो जैसे ही हमने जो खंड किए तो इसका अर्थ अलग हो गया, 10 माने 10 संख्या, आनंद माने मुख, ठीक, 10 आनंद यानी 10 मुख। लेकिन जब हम इसके अर्थ पे गए जोड़ने के बाद, ये सब हमने लिखा, 10 आनंद जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया रावण, ठीक है। जैसे हमने दूसरा शब्द लिया पंकज, पंकज, और इसको हमने अलग किया तो हमने कर दिया पंक धन जा, पंक में जन्म लेने वाला पंकज। जब इसका हम पूरा अर्थ लेंगे, जुड़े हुए का पंकज किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे पंकज माने होता है कमल। लेकिन जब इसको हम अलग करेंगे तो पंक माने कीचड़, जा माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, इनका भी अलग अलग अर्थ है। लेकिन यदि हम इनको जोड़ते हैं तो इन दोनों का अर्थ क्या हो जाता है, किसी दूसरे अर्थ को संबोधित करता है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, लंबोदर, क्या हो गया, लंबा प्लस उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है, गणेश जी। तो यहां पर इस लंबोदर का अर्थ क्या है, गणेश जी है, पंकज का अर्थ क्या है, कमल है, दशानन का अर्थ क्या है, रावण है। तो इसलिए इसको हम योग रूढ़ कहते हैं, यानी दशानन होगा तो केवल रावण के लिए प्रयुक्त होगा, पंकज होगा तो केवल किसके लिए होगा, कमल के लिए, लंबोदर होगा तो केवल किसके लिए होगा, गणेश के लिए। यानी ये मिलने के बाद रूढ़ होते हैं, जब जुड़ जाते हैं तो किसी न किसी का पर्यायवाची बन जाते हैं, किसी न किसी चीज को ये दर्शाते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि योग रूढ़ शब्द जो होते हैं, एक तो वो किसी ना किसी का पर्याय होते हैं, पर्यायवाची, या दूसरा हम कह सकते हैं कि ये बहुव्रीहि का उदाहरण होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात जो की है ना, वो किसकी कर ली, हमने रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की बात कर ली है। आगे हम अगली क्लास में इसके आगे के जो पॉइंट है उनकी बात करेंगे।